हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नोमेनक्लेचर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का पढ़ा था और उसमें हमने सबसे पहले सिंपल मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस का नोमेनक्लेचर देखा था। अब हम कुछ और भी कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनके नोमेनक्लेचर के बारे में और देखते हैं। सिंपल मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस में आपने देखा कि चाहे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो या एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो, उन दोनों में जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता था उसमें सबसे पहले लिगेंड्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उसके बाद मेटल एटम और फिर उसके बाद ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर काउंटर आयन कैटाइन है तो पहले कैटाइन काउंटर आयन लिख देते थे, और अगर काउंटर आयन एनाइन है तो बाद में काउंटर आयन एनाइन लिख देते थे। बस अंतर इतना सा था कि अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट कैटाइन है तो मेटल एटम की कोई स्पेशल एंडिंग नहीं थी, और अगर आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो मेटल एटम का एंडिंग 8 सफिक्स के साथ होता था। जैसे आयरन है तो फेरेट, निकल है तो निकलेट, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट। तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट नेगेटिव है, मतलब काउंटर आयन पहले है, कॉम्प्लेक्स पार्ट बाद में है, तो वो कॉम्प्लेक्स नेगेटिव हो गया। और नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के लिए हम क्या करते थे, मेटल एटम के नेम के साथ ATE और सफिक्स लगाते थे। ये था मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस का नोमेनक्लेचर। अब हम अगला पॉइंट जो है वो नोमेनक्लेचर देखने जा रहे हैं, ब्रिजिंग पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस किन्हें कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस आर दोज कॉम्प्लेक्सेस विच contains 2 or more central metal atoms और आयंस, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा मेटल एटम या आयन, सेंट्रल मेटल एटम या आयन अवेलेबल होते हैं, वो कहलाते हैं पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स किन्हें बोलते हैं? ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसमें एक कोई भी मोनोडेंटेट लिगेंड है, वो एक साथ 2 अलग अलग एटम के साथ आपका जुड़ सकता हो, तो ऐसा लिगेंड बोला जाता है ब्रिजिंग लिगेंड। तो इसमें देख लीजिए, समझ लीजिए कि नोमेनक्लेचर हम ब्रिजिंग पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस का कैसे करेंगे। इफ कॉम्प्लेक्स कंटेन, पहले तो हम ये बात देख रहे हैं कि पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस होते क्या हैं। इफ कॉम्प्लेक्स कंटेन्स 2 or more neutral atoms, metal atoms और ions आर कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। अगर 2 या 2 से ज्यादा मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम उस कॉम्प्लेक्स में अवेलेबल होंगे तो उसको हम पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कहेंगे। दूसरा, द मोनोडेंटेट लिगेंड दैट कैन लिंक 2 मेटल एटम्स सिमल्टेनियसली आर कॉल्ड ब्रिजिंग लिगेंड्स। 2 मेटल एटम के साथ एक साथ वो जुड़ सकता हो यूनिडेंटेट लिगेंड, वो कहलाता है आपका ब्रिजिंग लिगेंड। ड्यूरिंग द नेमिंग ऑफ दीज लिगेंड्स, ड्यूरिंग नेमिंग दीज लिगेंड्स, दे आर separated by rest complex with hyphen by prefixing mu। मतलब हम अगर ब्रिजिंग लिगेंड को लिखेंगे तो ये अंतर करने के लिए कि ये ब्रिजिंग लिगेंड है, उसमें प्रीफिक्स म्यू लगा देते हैं। अगर किसी लिगेंड के नेम से पहले म्यू लगा है, इसका मतलब ये ब्रिजिंग लिगेंड है। एग्जांपल देखते हैं। En का होल ट्वाइस CO NH2 OH CO En का होल ट्वाइस SO4 ट्वाइस। ये आपका एक कैसा कॉम्प्लेक्स है? पॉलीन्यूक्लियर ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स है। ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स इसलिए है कि आपका यो NH2 और OH, ये 2 ब्रिजिंग लिगेंड्स अवेलेबल हैं, दोनों तरफ सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ रहे हैं। नेमिंग का वही तरीका है जो कॉम्प्लेक्स पार्ट लिखेंगे, उसमें पहले लिगेंड, फिर उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, बीच में आपके ब्रिजिंग लिगेंड आ गए हैं तो उनके ब्रिजिंग लिगेंड म्यू लगा के लिख देंगे, और फिर
ये कॉम्प्लेक्स लिखेंगे नेम जैसे लिखते रहे, इस कॉम्प्लेक्स का नेम लिखेंगे, बाद बीच में ये आपके ब्रिजिंग लिगेंड्स आ रहे थे तो ये म्यू द्वारा आपके सेपरेट कर दिए जाएंगे दोनों कॉम्प्लेक्स पार्ट से, और बाद में ये काउंटर आयन लिख दिया जाएगा। कोई खास इसमें मेथड नहीं है, बस ये है कि केवल म्यू इनको ब्रिजिंग लिगेंड्स को डिनोट करने के लिए म्यू लगाएंगे। अब देखिए नेम कैसे लिखेंगे। ये आपका EN क्या है, एथेन 1,2 डाइएमीन, और इसके दो हैं आपके लिगेंड्स, कितने हैं, 2 हैं, तो इसके लिए हम बेस लगाएंगे क्योंकि इसकी नेम में भी डाई आ रहा है। तो कैसे लिखेंगे, बेस ब्रैकेट में एथेन 1,2 डाइएमीन, बिस एथेन 1,2 डाइएमीन लिगेंड हो गया। उसके बाद कोबाल्ट, अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, 2 कोबाल्ट एटम है तो 2x, तो ये इसका x मान लें ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 2x हो गया। एथेन 1,2 डाइएमीन ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसका जो है आप कोई वो चार्ज कंसीडर करेंगे नहीं। NH2 -1 चार्ज, OH पे -1 चार्ज, तो ये -2 हो गए, सल्फेट पे -2 होता है, और इसका ट्वाइस है तो 2 2 जा 4, -4 और 2 -6, 2x इक्वल 6 हो गया, तो x की वैल्यू आ गएगी 3। तो कोबाल्ट क्या हो जाएगा, कोबाल्ट थर्ड। ये पार्ट आपका हो गया यहां तक का, बेस एथेन 1,2 डाइएमीन, कोबाल्ट थर्ड। उसके बाद हमारे ब्रिजिंग लिगेंड्स हैं। ब्रिजिंग लिगेंड्स में क्या आ रहे हैं, एक तो एमिडो आ रहा है और एक हाइड्रोक्सो आ रहा है। तो कैसे लिखेंगे, इनका हमने बताया था म्यू से सेपरेट करेंगे, म्यू एमिडो, और दूसरा क्या है, हाइड्रोक्सो है, तो इसको क्या लिखेंगे, म्यू हाइड्रोक्सो। उसके बाद फिर से इसी तरह से इसका नाम लिख देंगे, क्या, बिस एथेन 1,2 डाइएमीन, एथेन 1,2 डाइएमीन, कोबाल्ट थर्ड, और उसके बाद थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा, और उसके बाद आ जाएगा आपका सल्फेट। सल्फेट आपका इसमें क्या है, काउंटर आयन है। तो इस तरह से ये आपका पूरा नेम हो गया। समझ गए होंगे, पहले हमने ये कॉम्प्लेक्स लिखा, उसके बाद ये ब्रिजिंग लिगेंड म्यू से सेपरेट करके लिखे, फिर इस कॉम्प्लेक्स को लिख दिया। पूरा जब कॉम्प्लेक्स पार्ट आपके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का हो गया, उसके बाद आपका काउंटर आयन था वो लिख दिया। दूसरा एक और देखिए, H2O का होल 4 Fe OH Fe H2O का होल 4, ये आपका ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। ये हो गया आपका पॉलीन्यूक्लियर ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें 2 ब्रिजिंग लिगेंड आपके अवेलेबल हैं, OH और OH, और बाहर है आपका काउंटर आयन सल्फेट। आप देखिए इसमें कैसे आपका इसका नाम लिखेंगे। सबसे पहले आपका इस कॉम्प्लेक्स का H2O होल 4 Fe, H2O कितने हैं, 4 हैं, तो क्या हो जाएगा, टेट्रा एक्वा आयरन। टेट्रा मीन्स 4, एक्वा मीन्स वाटर, आयरन
ये आपका सेंट्रल मेटल एटम हो गया। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करिए, कैसे करेंगे। H2O आपका न्यूट्रल लिगेंड है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगी। OH आपके नेगेटिव लिगेंड्स हैं, इनकी -2 हो जाएगी। 2 इसकी -2 इसकी होती है तो -2 2 4 -4 -2 -6 तो कितनी निकल आएगी? थर्ड। टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड। उसके बाद म्यू 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप में डाई हाइड्रोक्सो। उसके बाद फिर से टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड। और उसके बाद सल्फेट हैं तो ये आपका आ जाएगा सल्फेट। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि ब्रिजिंग लिगेंड्स के नोमेनक्लेचर में भी कोई खास बात नहीं है, केवल आपको क्या करना है कि जो ब्रिजिंग लिगेंड्स बीच में आ रहे हैं उनको म्यू लगा के हाइफन से सेपरेट कर देंगे रिमेनिंग कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट से। ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इनको म्यू द्वारा ये ब्रिजिंग लिगेंड सेपरेट कर देंगे। इसके बाद एक और देख लीजिए, NH3 का होल्ड 4 CONH। यहां पे आपका NH2 लिया था हमने, यहां क्या लिख दिया? NH NO2 CO NH3 का होल 4। ये तो आपका पूरा क्या हो गया? पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स हो गया। और इसके बाद इसके बाहर जो काउंटर आयन है वो इसमें अवेलेबल नहीं है, इस पर चार्ज लगा हुआ है, तो ये आयन हो गया। जब इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स आता है तो हमने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स पार्ट के बाद आयन जोड़ देते हैं, ठीक है ना? क्या लिख देंगे? आयन, चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनाइन हो। तो देखिए इसका नेमिंग कैसे करेंगे। एमीन है कितने? 4, तो टेट्रा एमीन कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट देख लीजिए 1, इस पे NH पे -2 चार्ज होता है, इस पे -1 तो -3 इक्वल +3 3 3 6 हो गया। 2x = 6 तो इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगी थर्ड। अगर ये बात नहीं समझ पा रहे हो, ये कभी कभी बच्चे कहते हैं कि यार ये आपने 6 कर लिया, हमारी समझ में नहीं आया, तो एक बार देख लें। NH3 हमें ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी? कोबाल्ट की निकालनी है। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट X मान ली, NH3 की 0 होती है तो 4 × 0 प्लस कोबाल्ट की X प्लस NH की -2 प्लस इसकी -1 NO2 की प्लस X प्लस NH3 की 0 इक्वल, ये सभी की हमने ऑक्सीडेशन स्टेट रख दी 4 × 0 NH3 की, कोबाल्ट की X, इसकी -2 इसकी -1, कोबाल्ट की फिर से X और इसकी NH3 की 0, और पूरे कॉम्प्लेक्स पर चार्ज +3 है तो इक्वल हो जाएगा +3। तो ये हो जाएगा X -2 -1 प्लस X इक्वल +3, तो 2x - 3 इक्वल +3, तो 2x इक्वल हो जाएगा 3 + 3 इक्वल 6, तो x इक्वल आ जाएगा 3। 2x - 3 इक्वल +3, 2x 3 + 3 6, x की वैल्यू आ गई 3। तो ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी हो गई? कोबाल्ट की। इस तरह से जिस फर्स्ट ईयर क्लास में आपने जो निकालना सीखा था ऑक्सीडेशन स्टेट, उसी तरह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल लेते हैं। तो ये हो गया टेट्रा एमीन कोबाल्ट थर्ड। उसके बाद फिर से देखिए NH2, ये NH2 माइनस एमिडो होता है, ये इमिडो, तो ये हो गया म्यू इमिडो म्यू नाइट्रो, म्यू इमिडो म्यू नाइट्रो। उसके बाद फिर से यही आ जाएगा टेट्रा एमीन कोबाल्ट थर्ड
कोबाल्ट थर्ड, उसके बाद लगा देंगे हम आयन। तो आपने इस तरह से देखा कि जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उन कॉम्प्लेक्सेस में अगर हमारा पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है और ब्रिजिंग लिगेंड्स अवेलेबल हैं तो ब्रिजिंग लिगेंड्स को कॉम्प्लेक्स पार्ट से सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसको सेपरेट करने के लिए लगा देंगे म्यू। इस तरह से हमारा ये आपका ब्रिजिंग लिगेंड का नॉमेनक्लेचर हो जाता है। अब हम आगे देख रहे हैं नॉमेनक्लेचर हम आइसोमर्स का कैसे करते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स का, उसको भी सीख लेते हैं। आपको बता दें कि इस बार 2021 के सिलेबस में से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म थी और स्टीरियो आइसोमेरिज्म थी वो आपकी रिमूव कर दी गई। तो इस तरह से हम अब केवल हम नॉमेनक्लेचर की ही बात कर लेते हैं, आइसोमेरिज्म को अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो फोर्थ पार्ट आप देखिए, नेमिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसका नेमिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नेमिंग हम कैसे करेंगे इसको हम देखते हैं। तो देखिए, अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं सिस और ट्रांस। किस तरह के? सिस और ट्रांस। सिस आइसोमर किसे कहते हैं? अगर हमारे दो एक जैसे ग्रुप अगर आइडेंटिकल पोजीशन पर हैं तो वो सिस आइसोमर बोले जाएंगे, और अगर तो आपके आइडेंटिकल ग्रुप्स अपोजिट साइड में हैं तो वो ट्रांस आइसोमर बोले जाते हैं। तो देखिए, हम पहले इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, हाउ विल यू राइट द ज्योमेट्रिकल आइसोमर। देखिए, आपका ये मेटल एटम है और ये पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी ये पोजीशन है। इन पोजीशंस पर क्या अवेलेबल होते हैं? लिगेंड्स। तो अगर आपके 1 2 या 2 3 या 3 4 या 1 4 इन पोजीशन पर, ये आइडेंटिकल पोजीशन हो गई, ये आइडेंटिकल पोजीशन हो गई, ये आइडेंटिकल पोजीशन हो गई, ये भी आइडेंटिकल पोजीशन हो गई, तो 1 2 पर कोई एक जैसे आइसोमर है तो उसको सिस आइसोमर बोले जाएगा। आइडेंटिकल पोजीशन पर जब आइसोमर्स होते हैं तो सिस, और अगर अपोजिट पोजीशंस पर होते हैं तो ट्रांस। तो 1 2 1 2 2 3 3 4 एंड 1 4 ये होंगे आपके सिस आइसोमर। मतलब अगर इन पोजीशन पर 1 और 2 पे एक जैसे होंगे दो आपके लिगेंड, या 2 3 पे एक जैसे लिगेंड होंगे, 3 4 पे एक जैसे लिगेंड होंगे, 1 4 पे एक जैसे लिगेंड होंगे, तो इनको हम सिस लगा के लिखेंगे। आइसोमर का नाम लिखेंगे उससे पहले क्या लगा देंगे? सिस। और अगर 1 3 अपोजिट पोजीशन या 2 4 पर तो 1 3 एंड 2 4 आर ये ट्रांस पोजीशन है तो इनको बोलेंगे ट्रांस आइसोमर्स। सिस लगा के डैश लगा के नाम लिख लेंगे, हाइफन लगा के नाम लिख देंगे, या ट्रांस लगा के हाइफन से सेपरेट करते हुए नेम लिख देंगे। ये किसमें? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में।
और इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कैसे आप लिखेंगे, ये मेटल एटम रहा और ये आपकी लिगेंड्स की पोजीशन रही। तो कैसे कैसे आप लिखेंगे, ये मान लीजिए 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, 4, 5 और 6। तो आप देखिए 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, ये आपकी पोजीशन कौन सी होगी, 1, 2, 1, 3, ये सॉरी ये आपकी 6 पोजीशन आएंगी, 1, 2, 1, 3, 1, 4 एंड 1, 5। ये सारी पोजीशन कौन सी है, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, ये आपकी ट्रांस पोजीशन हो गई। ओ सॉरी सिस, ये कौन सी है, सिस पोजीशंस। इसके अलावा भी कुछ सिस पोजीशन आप देख लीजिए कौन कौन सी है, 2, 5, 2, 3, 2, 5, आपकी ये पोजीशन 2, 5, उसके बाद 2, 3, 3, 4 है ना, 4, 5। तो आप देखिए 2, 3, 3, 4, 4, 5 और 2, 5, ये भी आपकी 6 पोजीशंस हैं। इसके अलावा देख लें, जिस तरह से ये 1, 2, 1, 3 थी, वैसे ही आपकी 1, 4, 1, 5 भी हो गई। ठीक है, इसके अलावा कौन सी 6 पोजीशन हो सकती है, आपकी 6, 3, कौन सी 6, 3, उसके बाद 6, 4 और 6, 5, 6, 3, 6, 4, 6, 5, ये भी आपकी कौन सी हो गई, 6 पोजीशन। अब बात आती है ट्रांसपोजिशन कौन सी होगी, 1, 6 है तो कौन सी हो जाएगी, ट्रांस हो जाएगी। 2, 4 है तो कौन सी हो जाएगी, ट्रांस हो जाएगी। आपकी 3, 5 है तो कौन सी हो जाएगी, ट्रांस हो जाएगी। तो 1, 6, 2, 4, 3, 5, ये आपकी पोजीशन हो जाएगी ट्रांस पोजीशंस। तो इस तरह से आपकी सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर आपके तैयार हो जाते हैं और इसकी नेमिंग इस तरह से हम कर सकते हैं। एक और आपका आता है कि नोमेनक्लेचर ऑप्टिकल आइसोमर्स का कैसे करेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, देखिए ऑप्टिकल आइसोमर किन्हें कहते हैं, हम आपको थोड़ा सा बता दें इसके बारे में इंट्रोडक्शन। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके सॉल्यूशन से या क्रिस्टल से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करें तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं। ऐसे आइसोमर बोले जाते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। ये दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक तो आपके डेक्स्ट्रो, एक लीवो। Those isomers which rotates the plane polarized light in clockwise direction are known as cis isomers, and which rotate the plane polarized light in anti-clockwise direction are known as लीवो। एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड ए लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी कौन से होते हैं, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं वो कहलाते हैं ट्रांस आइसोमर।
तो आप इसको देख लीजिए, ये आप चाहें तो नोट कर लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें ऊपर वाला। तो हम ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, फिर आपको इसमें आइसोमर कैसे लिखते हैं, नेमिंग वो बता देंगे। तो इसमें देखिए क्या करते हैं, आइसोमर्स कैसे पहचानते हैं, डेक्स्ट्रो और लीवो। ऑप्टिकल आइसोमर्स दो तरह के होते हैं, डेक्स्ट्रो या लीवो। देखिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, जिस लाइट के जो ऑसिलेशन होते हैं वो केवल एक डायरेक्शन में होते हैं, वो कहलाती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जिसके ऑसिलेशन हर डायरेक्शन में होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब ऑर्डिनरी लाइट चलती है किसी मीडियम में, तो मीडियम के पार्टिकल जो होते हैं वो हर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेशन चारों तरफ करते हैं। इस तरह से भी करेंगे, इस तरह से भी करेंगे, इस तरह से भी करेंगे। इसीलिए ऑर्डिनरी लाइट जब आंखों पर पड़ती है तो चकाचौंध सी दिखाई देती है। लेकिन जब ऑर्डिनरी लाइट को एक किसी निकोल प्रिज्म से पास आउट करते हैं, ये पोलराइजर होता है, इससे पास आउट करते हैं, तो उसके जो पास आउट होने के बाद लाइट मिलती है उसमें मीडियम के पार्टिकल केवल एक ही प्लेन में ऑसिलेशन करते हैं, वो कहलाती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये जो एक ही डायरेक्शन में, ये आपकी लाइट ऑर्डिनरी है, ये ऑर्डिनरी लाइट है जिसमें जो मीडियम के पार्टिकल हैं हर डायरेक्शन में ऑसिलेशन कर रहे हैं। ये क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब हम किसी सबस्टेंस के सॉल्यूशन से निकालते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक सबस्टेंस या सबस्टेंस, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ये घूम जाए तो वो सबस्टेंस हो जाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे तो वो कहलाएगा लीवो रोटेटरी। तो दो तरह के सबस्टेंस होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। तो नोमेनक्लेचर में क्या करते हैं कि जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, उसके नेमिंग में पहले डी और प्लस लगा देते हैं, और लीवो रोटेटरी सबस्टेंस के नेम से पहले एल या माइनस और हाइफन से सेपरेट कर देते हैं, डी और एल। पहले डी लगा दो और डी लगाने के बाद उसका नेमिंग करो हाइफन से सेपरेट करके, या प्लस लगा के उसका नाम हाइफन से सेपरेट करके लिखिए। जैसे अगर आपका कोई कंपाउंड लिखा हुआ है डेक्स्ट्रो K3 CrC2O4 का होल थ्राइस, तो डेक्स्ट्रो है, इसका मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी सबस्टेंस है। अब हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। काउंटर आयन पोटेशियम आप पहले लिख ही देंगे, पोटेशियम, उसके बाद प्लस या डी लगा के इसका नाम लिखेंगे, प्लस ट्राई ऑक्सीलेटो। अब देखिए क्रोमियम, आपका ये कॉम्प्लेक्स पार्ट कैसा है, नेगेटिव है, तो क्या लिखेंगे, क्रोमियम को क्या लिखेंगे, क्रोमेट ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट, ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी थर्ड। तो ये आपका प्लस लगा दिया गया है इसमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी सबस्टेंस होने की वजह से। तो ये आपका पूरा नोमेनक्लेचर रहा, जिसमें हमने किन किन का मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस का नोमेनक्लेचर पढ़ लिया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, ब्रिजिंग लिगेंड्स जिसमें थे उनका नोमेनक्लेचर पढ़ा। उसके बाद किसका नोमेनक्लेचर पढ़ा, उसके बाद हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का, और उसके बाद हमने किसका पढ़ा, ऑप्टिकल आइसोमर्स का। इस तरह से हमने नोमेनक्लेचर आपका खत्म कर लिया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का, टाइप तरह तरह के। लेकिन अब आपको बता दें कि ये नेमिंग आपकी बता दी है, लेकिन इसमें आइसोमेरिज्म भी है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म,
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को अब की बार जो है रिमूव कर दिया गया है। तो हम अब इस आइसोमेरिज्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में शो करते हैं, अभी नहीं पढ़ रहे हैं, बाद में हम इनको देख लेंगे, बाद में एक लेक्चर कर लेंगे जिसमें हम आइसोमेरिज्म को पढ़ लेंगे। अब हम जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम दिया है अगर, तो उस आईयूपीएसी नेम से हम उसका फार्मूला कैसे लिखेंगे। तो अगला पार्ट आता है राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स फ्रॉम इट्स आईयूपीएसी नेम। किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम दिया है, आपका वो फार्मूला लिखना है, तो कैसे हम इस फार्मूले को लिखेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो भी कॉम्प्लेक्स पार्ट आपका दे रखा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेम दे रखा है, उसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट जो होगा वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा। तो हम क्या देखेंगे कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है और उससे लिगेंड्स कौन कौन से जुड़े हैं, और फिर उसके बाद इस पूरे कॉम्प्लेक्स पार्ट का फार्मूला लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई द सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड लिगेंड्स in the complex part of the compound। कॉम्प्लेक्स पार्ट कौन सा होगा, कॉम्प्लेक्स पार्ट वो होगा जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए सेंट्रल मेटल एटम आयन और लिगेंड्स in the complex part of the compound attached to central metal atom and write this complex part formula as follows। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मेटल एटम या आयन जो है उसका सिंबल हम लिखेंगे। तो सबसे पहले मेटल एटम, उसके बाद हमारा जो आईयूपीएसी का इनिशियल जो मेथड था उसमें पहले एनायनिक लिगेंड्स लिखते थे, एनायनिक, फिर न्यूट्रल और उसके बाद कैटायनिक। ये सारे लिगेंड्स हैं। हालांकि आजकल हम जो रिसेंट मेथड है उसमें सारे लिगेंड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो और करके हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मेटल एटम, उसके बाद लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सारे लिगेंड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते चले जाइए और विद नंबर, उनके कितने नंबर हैं, 2 हैं, तो 2 लिगेंड्स ट्वाइस करके थ्राइस करके इस तरह से इनको लिख देंगे। ये आपका कंस्टिट्यूट हो गया क्या, ये कंस्टिट्यूट हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो आप लिख लें दिस is the coordination sphere of complex। जब आपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिख लिया उसके बाद हमें क्या करना होगा, चार्ज इस कॉम्प्लेक्स पे कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट द चार्ज
ऑन कॉम्प्लेक्स एज फॉलोज। कैसे चार्ज निकाला जाता है? चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स इक्वल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। सेंट्रल मेटल एटम आयन, ये ऑक्सीडेशन स्टेट होगी हमेशा पॉजिटिव। जो भी ऑक्सीडेशन न्यूमेरल में लिखा है, थर्ड लिखा है, फोर्थ लिखा है, ये पॉजिटिव वैल्यू लिखी जाएगी। उसके बाद टोटल चार्ज, ये हमेशा कैसी रहती है? हमेशा पॉजिटिव रहती है। उसके बाद टोटल चार्ज ऑन लिगेंड्स, उसके बाद टोटल चार्ज लिगेंड्स पे निकाल लें। अगर ये चार्ज कॉम्प्लेक्स पे आता है पॉजिटिव, ये दोनों चीजें मिला के अगर पॉजिटिव आती हैं तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? पॉजिटिव। तो कॉम्प्लेक्स इज कैटाइन एंड काउंटर आयन इज एनाइन। अगर ये दोनों चार्ज कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव निकल आता है तो कॉम्प्लेक्स कैटाइनिक होगा और काउंटर आयन जो है वो एनाइन होगा। कॉम्प्लेक्स पे प्लस चार्ज आया है इसलिए कॉम्प्लेक्स कैटाइन हो गया, काउंटर आयन एनाइन हो गया। कॉम्प्लेक्स हमारा पहले लिखा जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट में, काउंटर आयन उसके बाद लिखा जाएगा। और अगर ये नेगेटिव आता है, ये चार्ज कैसा आ जाता है? नेगेटिव आ जाता है, तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स एनाइनिक होगा और काउंटर आयन कैसा होगा? कैटाइन होगा। इस कंडीशन में क्या करेंगे? पहले हम कैटाइन काउंटर आयन लिखेंगे और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे कॉम्प्लेक्स पार्ट। दो बातों, हमारा ये कॉम्प्लेक्स का फार्मूला लिख लिया ये इस तरह से। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट पॉजिटिव आयन निकला, कैटाइन निकला, तो कॉम्प्लेक्स पार्ट पहले और बाद में काउंटर आयन आएगा। काउंटर आयन अगर एनाइन है तो बाद में रखा जाएगा। अगर हमारा ये पार्ट कैसा निकल आया, ये पार्ट हमारा नेगेटिव है, एनाइन है, तो काउंटर आयन आपका पहले आएगा और बाद में कॉम्प्लेक्स पार्ट आएगा। अब बात तीसरी जो रह जाती है वो ये रह जाती है कि जो काउंटर आयन है उनके नंबर्स क्या होंगे। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कैटाइन और एनाइन आर प्रेजेंट इन आयनिक स्फीयर। ये कैलकुलेट किया जाता है चार्ज कॉम्प्लेक्स पर, पूरे कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज निकल के आया उसके अकॉर्डिंगली। अगर पूरे चार्ज पे कॉम्प्लेक्स +3 आया, कॉम्प्लेक्स मान लीजिए कैटाइन है और उस कैटाइन पर चार्ज +3, काउंटर आयन क्लोराइड है तो उस पे चार्ज है -1, तो टोटल चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स पार्ट शुड बी इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन काउंटर आयन। तो इसके अकॉर्डिंगली हम नंबर से, सुटेबल नंबर से काउंटर आयन में मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे काउंटर आयन पर चार्ज और कॉम्प्लेक्स पार्ट पर चार्ज बराबर हो जाए। तो नंबर ऑफ कैटाइंस और एनाइंस इन आयनिक स्फीयर नंबर ऑफ कैटाइंस और एनाइंस इन आयनिक स्फीयर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? आर कैलकुलेटेड by multiplying these ions by suitable number so that total charge on complex ion, कॉम्प्लेक्स आयन का मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बिकम्स इक्वल टू द
चार्ज ऑन काउंटर आयन। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे क्या काउंटर आयन कितने होंगे। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें ऊपर वाली लाइन को आप जल्दी से चाहें तो नोट कर लें। हम एक कॉम्प्लेक्स पार्ट लिख रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स का नेम लिख रहे हैं, उससे हमें फार्मूला बनाना है। कॉम्प्लेक्स का नेम आप देखिए क्या है, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट थर्ड। पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट थर्ड। अब देखिए जो कॉम्प्लेक्स पार्ट ये है, हमें पूरा पता चल रहा है कि जहां मेटल एटम है, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है, वो कॉम्प्लेक्स पार्ट है। तो हम इसका फार्मूला कैसे बनाएंगे, हम पहले कॉम्प्लेक्स पार्ट लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स पार्ट लिखने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। हम मेटल आइडेंटिफाई करेंगे। मेटल आइडेंटिफाई हमने कर ली, आयरन है। सबसे पहले मेटल एटम का सिंबल लिखेंगे Fe। उसके बाद लिगेंड देखिए 6 हेक्सा साइनोफेरेट। हेक्सा साइनोफेरेट तो साइनाइड आयन है, और साइनाइड आयन के कितने हैं, 6 हैं। तो ये लिगेंड और मेटल एटम, इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज कर दिया। हम चार्ज इस पर कैलकुलेट करना चाहेंगे। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो ये यहां पे लिख दिया +3 +6 इंटू -1। ये इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। ये कैसे निकालते हैं, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा पॉजिटिव लिखी जाएगी, प्लस लिगेंड पे चार्ज 6 इंटू -1, तो ये +3 -6 इक्वल आ गया -3। इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है, -3 आ गया। अब बात आती है काउंटर आयन। काउंटर आयन क्या है, पोटेशियम। चूंकि कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है तो काउंटर आयन पोटेशियम आयन होगा, के आयन हो गया। अब हम ये चार्ज खत्म कर रहे हैं, हम पूरा कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे हैं। यहाँ +1 है, ये -3 है, तो यहाँ +3 कब होगा, जब यहाँ K3 कर देंगे। ये चार्ज आप हटा दीजिए, तो इसका फार्मूला आपका आ गया K3FeCN6। इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम लिख लेते हैं। इसी तरह से अगर आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट कैसा है, कैटायनिक है, तो वो पहले आएगा काउंटर आयन, बाद में आएगा जैसे नाइट्रो पेंटाएमीन, नाइट्रो पेंटाएमीन, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। नाइट्रो पेंटाएमीन कोबाल्ट थर्ड। ये आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट हो गया। इस कॉम्प्लेक्स पार्ट को हम कैसे लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया कोबाल्ट, जिसमें मेटल एटम है, नाइट्रो ग्रुप है और एमीन है। तो एमीन आपके 5 हैं, NH3 का होल 5, NO2। आप चाहें तो पहले NO2 लिख सकते थे, NO2 NH3 का होल 5। NO2 आपका एनायनिक है, ये न्यूट्रल है, उस ऑर्डर में लिख लें तो ये हो गया। और उसके बाद ये बंद कर दिया, क्लोराइड आपका काउंटर आयन आ जाएगा बाहर। अब हम पहले चार्ज इस पर कैलकुलेट करें। CO का ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड है, तो +3, NO2 पे -1 चार्ज होता है, और 5 इंटू 0। तो आपका देखिए ये चार्ज आ गया। चार्ज कॉम्प्लेक्स पे कैलकुलेट कर रहे हैं, +3 -1 इक्वल +2 आ गया। अब जब इस पे +2 चार्ज है तो बाहर Cl पे टोटल चार्ज -2 होना चाहिए। चूंकि Cl पे -1 होता है तो हमने ट्वाइस कर दिया। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट का फार्मूला हो गया। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हुआ आज नोमेनक्लेचर का। इसके बाद हम कुछ थ्योरीज हैं उनका डिस्कशन करेंगे। इसको जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, और हम कुछ इसके कॉम्प्लेक्सेस के नेम लिखने के लिए आपको असाइनमेंट देंगे, उसको आप कंप्लीट कर लीजिए, जिससे नेमिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।